हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स और फिर है सेल का ईएमएफ और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल सभी लोग जानते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। घड़ी में सेल डालते हैं, टॉर्च में सेल डालना होता है, मोबाइल में भी सेल पड़ा होता है। क्या काम करता है? वो करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है। इट मीन्स सेल इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन ए स्टेडी करंट इन ए सर्किट बाय कन्वर्टिंग इट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे कि वो स्टडी करंट को मेंटेन रखता है सर्किट में। ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है सेल का? पहले तो सेल होता क्या है? सेल में हमारे पास कोई भी दो मेटल रॉड्स लें अगर हम, और उसको हम एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दें, तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से एक रॉड पॉजिटिव हो जाएगी और एक नेगेटिव हो जाएगी। उनको हम बोलते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और जो हमने सॉल्यूशन लिया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो सेल का ईएमएफ, पहले तो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये फोर्स नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स नहीं है ये, कि एक ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। तो ईएमएफ होता क्या है कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन ए सेल इन ओपन सर्किट, दैट इज व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। जो हमने सेल लिया है उसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किस कंडीशन में? ओपन सर्किट में, यानी कि हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है। तीसरी टर्म है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो करंट को अपोज करे, रेजिस्ट करे। तो जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। तो जब ये फ्लो होंगे तो क्या होंगे? आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से वो जो है करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, अपोज करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट। जो फ्लो ऑफ करंट है उसको इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अब हम जो है रिलेशन पढ़ेंगे कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। ये आप एक सेल देख रहे हैं, इसमें ये हमने एक इलेक्ट्रोड लिया था, ये दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है, उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इसको पी नाम दे दिया और उसको एन। हमें ईएमएफ निकालने के लिए इन दोनों के बीच का वोल्टेज निकालना है, कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इनके बीच में ये इलेक्ट्रोलाइट है पूरा, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो जस्ट पी के पास वाला पॉइंट है उसको हमने ए ले लिया है, जो एन के पास वाला पॉइंट है उसको बी ले लिया है। तो अगर हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन, उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए, पी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का बीच पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड एन, बी और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पी टू एन दैट इज इक्वल टू पी टू ए प्लस ए टू बी प्लस बी टू पी। इतना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इस सेल से हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यानी कि व्हेन I is equal to 0, no current is drawn, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वी ए बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वी ए और वी बी दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो वी ए बी 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो वी पी एन है ये कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू वी पी ए प्लस 0 प्लस वी बी पी, और इसको बोलते हैं हम ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना हो गया? वी पी ए प्लस वी बी पी। दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है। अब अगर हम करंट फ्लो करते हैं तब क्या डिफरेंस आता है? इफ करंट इज आई करंट फ्लोज,
क्या किया है हमने, इसके टर्मिनल्स को जो है रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। जब रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो ऐसे करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो करंट आप देख रहे हैं बाहर के सर्किट में ऐसे जा रही है P से N की तरफ, लेकिन जब अंदर जाएगी तो N से P की तरफ, इस डायरेक्शन में जाएगी करंट ऐसे। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हम इसी इक्वेशन को यूज करें, VPN निकालें, तो VPN कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू VPA प्लस VAB। VAB की जगह क्या लिखेंगे अब इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इसमें एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कितना, I इंटू R। ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसके अक्रॉस, यानी कि VAB जो है वो इतना होगा। लेकिन क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये B जो है वो हायर वोल्टेज पे होगा और A जो है वो कम वोल्टेज पे होगा। जबकि यहाँ पर जो हमने लिया है, ये जो पॉइंट्स लिए हैं, P हायर वोल्टेज पे है और N लोअर वोल्टेज पे है, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट है ये। तो हमको ये जो V लेना पड़ेगा, ये क्या लेंगे हम, नेगेटिव। इसको हम लेंगे माइनस IR। ये जो VAB था इसकी जगह माइनस IR प्लस VBP, या हम लिख सकते हैं VPN इज इक्वल टू VPA प्लस VBP माइनस IR। और ये टर्म हमने क्या लिखी थी अभी, दैट इज इक्वल टू EMF, E माइनस IR। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस V और P और N के बीच में है वो कितना है, E से कम हो गया है, E माइनस IR, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, V विच इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज लिख लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल in open circuit. Open circuit means when current is drawn from it. ठीक है, और हमने निकाला है V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब ये जो V हमने लिया है, ये लिया है हमने P और N पॉइंट्स के बीच में। अगर हम एक्सटर्नल सर्किट देखें तो ये R रेजिस्टेंस भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में है, तो इसका जो वोल्टेज भी होगा वो भी इतना ही होगा जितना कि ये हमने V निकाला है। तो हम V को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल I इंटू कैपिटल R, इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें करंट I है और रेजिस्टेंस कैपिटल R है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कितना आएगा, IR इज इक्वल टू E माइनस IR, या हम लिख सकते हैं IR प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू E, और वी कैन राइट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। इस इक्वेशन से हम इसका करंट निकाल सकते हैं कि टोटल करंट कितनी होगी, EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल जो है ये सेल का है। सेल के लिए हम एक बड़ी लाइन बनाते हैं और एक छोटी लाइन बनाते हैं। बड़ी लाइन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन नेगेटिव को। दिस इज द सेल। हमने कैपेसिटर का सिंबल पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। कैपेसिटर कैसे था, दोनों सेम लाइंस थी, पैरेलल, दोनों इक्वल लेंथ की। दिस इज कैपेसिटर। तो इसमें भी बहुत गलतियां होती हैं सेल और कैपेसिटर ड्रॉ करने में। दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ये ध्यान नहीं रखते हैं कि बड़ी बनानी है छोटी बनानी है। कैपेसिटर में हमको दोनों लाइंस इक्वल बनानी है, जबकि सेल में एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। तो पहला कॉम्बिनेशन है सेल्स इन सीरीज, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हम देख रहे हैं हमने दो सेल लिए हैं। पहले सेल का EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इनको हमने सीरीज में लगाया है, यानी कि A और B पॉइंट, और फिर इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव लगा दिया है, और B और C पॉइंट। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अलग होगा। सपोज इट इज V1 जो टर्मिनल वोल्टेज है, और इसका जो है V2, इनके बीच का, और टोटल जो है A से B तक का, दैट इज V। ठीक है, तो हम V1 कितना लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I R1,
और V2 कितना लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। अगर हम नेट वोल्टेज लिखें यानी कि V वोल्टेज दोनों के बीच का, तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। हमें निकालना है इक्विवेलेंट सेल का, यानी कि इन दोनों सेल्स को हम रिप्लेस कर दें एक सिंगल सेल से जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, उसमें भी करंट I फ्लो हो रही है अगर उसको हमने V पोटेंशियल, और टर्मिनल वोल्टेज उसका जो है वो V है। तो हम इस सेल के लिए क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब अगर हम 3 और 4 इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट EMF और रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे। कैसे, अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये जो टर्म है E इक्विवेलेंट, इसकी जगह क्या है यहाँ पर, E1 प्लस E2। सो वी गॉट E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि the equivalent EMF of the series combination of n cells is just the sum of their individual EMFs। अगर हमने सेल को सीरीज में लगाया है, कैसे लगाया है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके EMFs ऐड हो जाते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे दूसरी टर्म दैट इज R इक्विवेलेंट, उसकी जगह क्या है यहाँ पे, R1 प्लस R2। इट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या हम कह सकते हैं द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स इज द सम ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। यानी कि हमारे पास दो सेल्स हैं, उनको हमें सिंगल सेल से रिप्लेस करना है, तो हमें ऐसा सेल चाहिए जिनका EMFs उन दोनों के सम के इक्वल है और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये केस कब है, जब व्हेन करंट लीव्स ईच सेल फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि हमने एक ही तरह से लगाया है इनको। अब अगर हम जो है इस कॉम्बिनेशन में द करंट लीव्स एनी सेल फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, देन द EMF ऑफ द सेल एंटर्स द एक्सप्रेशन फॉर E इक्विवेलेंट विद नेगेटिव साइन। यानी कि अगर हमने पहला सेल ऐसे लगाया है और दूसरा हमने ऐसे लगा दिया, ऑपोजिट लगा दिया, ये E1 लगाया है और ये E2 लगाया है, तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। और अगर हमने ऐसा लगा दिया है कि इसको ऑपोजिट लगा दिया है ये, और फिर ये E1 और ये E2, तो क्या हो रहा है, ये वाला ऑपोजिट लगा हुआ है, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा E2 माइनस E1। तो जिस सेल को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे उसका हम EMF नेगेटिव साइन में लेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी ऑपोजिट होगा उसका ये E1 या E2 जो है यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी टर्म। रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस चाहे हम सेल को ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, रेजिस्टेंस कितना होगा इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2। तो नेक्स्ट है सेल इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हमने पहला सेल लिया है EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इनको हमने पैरेलल में लगाया है, यानी कि सेम पॉइंट्स B1 B2 के बीच में। अगर इस सेल से करंट I1 आ रही है, इससे I2 आ रही है, तो यहाँ पे करंट जो है वो कंबाइन होके I हो जाएगी। इसका जो वोल्टेज है दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो दोनों का सेम होगा V, जिसको कि हम टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं। जब करंट फ्लो हो रही है तो इनके बीच का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V। तो V की वैल्यू हम फर्स्ट सेल से भी लिख सकते हैं और दूसरे सेल से भी लिख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट सेल से लिखें तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, या हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। अगर सेकेंड सेल से लिखें तो V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, या I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। और ये जो करंट I है वो I1 और I2 के सम के इक्वल होगी। इट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, या हम लिख सकते हैं E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, या फर्दर सिंप्लीफाई करें तो E1 अपॉन R1
प्लस E2 अपॉन R2, एक टर्म ये आ जाएगी और दो टर्म्स और आएंगी v अपॉन R1 v अपॉन R2 माइनस साइन पे, उसमें हम माइनस v कॉमन ले सकते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस v, इधर भी एलसीएम लेते हैं तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, इसके ऑपोजिट टर्म से, यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा हमारे पास, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 है, सॉरी R1 इंटू R2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट से तो ये v रह जाएगा माइनस v। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गई है, अगर हम v की एक्सप्रेशन निकालें तो v इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये जो टर्म आई थी ये लिख लिया हमने, और ये टर्म को इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये एक्सप्रेशन हमने v की निकाल ली इन दोनों सेल्स के हेल्प से। अब हमें चाहिए इसका इक्विवेलेंट, यानी कि हम इस कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल सेल लगा दें जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, I उसमें सेम करंट फ्लो हो रही है और टर्मिनल वोल्टेज उसका V है। तो इस सेल से अगर हम v की एक्सप्रेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें तो हमें इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएगा। क्या आएगी हमारे पास इक्वेशन, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 upon R1 plus R2, that is the equivalent EMF of two cells joined in parallel। R equivalent को कंपेयर करें तो R equivalent, ये R equivalent है, इसकी जगह ये टर्म है, इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर दो सेल्स हमने पैरेलल में लगाए हैं तो उनका हम इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन दो इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, हमने दो इक्वेशन निकाली, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ये तो दो सेल्स के लिए था, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं ज़्यादा सेल्स के लिए। उस केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। क्या मिलेगा हमको, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 divided by R equivalent, it means R1 R2 upon R1 plus R2। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास कितना बचा, E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, E1 upon R1 plus E2 upon R2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, E इक्विवेलेंट इज अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट अगर हम निकालें इसी तरह से तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालते हैं। तो अगर हम सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो उनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए हमको ये रिलेशन यूज करनी होगी। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास n सेल्स हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन Rn तक, और इनका जो रेशियो है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का वो कितना होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू En अपॉन Rn। इसमें भी we have joined the positive terminals together and similarly two negative ones,
so that the currents I1, I2 flow out of the positive terminal. If the negative terminal of second is connected to positive terminal of first, equations would still be valid with E2 is equal to minus E1. यानी कि अगर हमने सेल्स अभी हमने लगाए थे, दोनों के पॉजिटिव एक साथ लगाए थे, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर हम एक सेल को ऑपोजिट लगा दें, ये E1 हमने ऐसे लगाया है और इसको हम ऑपोजिट लगा दें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो E1 जो E2 होगा, इसको हम जो भी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, E2 को हम माइनस E2 से रिप्लेस कर देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट। क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड एक। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज EMF ऑफ 12 वोल्ट if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? हमको EMF गिवन है, E कितना है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है 0.4 ओम। हमको निकालनी है मैक्सिमम करंट, यानी कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लगाया है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब इसमें R तो हमारा 0 है, हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई भी नहीं लगाया है, तो मैक्सिमम करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, I मैक्सिमम इज इक्वल टू E अपॉन R। E कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 0.4 ओम। सॉल्व करेंगे वी विल गेट 30 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट उसमें 30 एम्पियर होगी जब हमने दोनों टर्मिनल्स को जस्ट ज्वाइन कर दिया है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? तो पहले गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं। E गिवन है हमको 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है उसको निकालना है, और करंट इन द बैटरी इज 0.5 एम्पियर। हमको क्या निकालना है, एक तो हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरा हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये हमें गिवन है 0.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन R प्लस 3, या हम कह सकते हैं R प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5। 10 अपॉन 0.5 कितना आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 20। इट मीन्स R इज इक्वल टू 20 माइनस 3 या R इज इक्वल टू 17 ओम। फर्स्ट पार्ट का आंसर कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, E माइनस IR, दैट इज 10 माइनस 0.5 इंटू 3, it means 10 minus 1.5 which is equal to 8.5 volt। इसको हम एक तरह से और निकाल सकते हैं, कैसे, V is equal to I into capital R, that is equal to 0.5 into 17 which is again equal to 8.5 volt। तो चाहे हम इस तरह से निकाल लें E minus IR से या इससे निकालें, आंसर इज 8.5 volt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। यानी कि हम एक बैटरी है हमारे पास जिसको हम चार्ज कर रहे हैं DC सप्लाई से। हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है बैटरी है, इसका EMF हमारे पास 8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, यहाँ हमने DC सप्लाई लगाई है, और ये जो वोल्टेज है वो कितनी है 120 वोल्ट। इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है R, दैट इज 15.5 ओम। अब ये जो सेल है हमारे पास जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, उसके अक्रॉस V कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। इसका EMF गिवन है हमको कितना है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाया है दैट इज 15.5 ओम। अब इसमें और जो हमने पहले ये कंडीशन पढ़ी थी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें हमने निकाला था कि ये EMF होता है E, और जब हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम निकालते हैं क्या, V इज इक्वल टू E माइनस IR, क्योंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये E के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है।
लेकिन जब हम डीसी सप्लाई से इसको चार्ज करेंगे तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ पर अगर हमने डीसी सप्लाई लगा दी है यहाँ पे इसकी जगह, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। करंट फ्लो ऐसे हो रही है मतलब बाहर भी इसी डायरेक्शन में है और अंदर भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो हमारा V आएगा दैट विल बी इक्वल टू E प्लस IR, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं सर्किट में कितनी है। करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 120 ये है और 8 ये है और दोनों ऑपोजिट होंगे ये, तो 120 माइनस 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 15.5 प्लस 0.5, तो कितना आ जाएगी करंट। करंट इज इक्वल टू 112 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो इसमें करंट जो फ्लो होगी दैट विल बी 7 एम्पियर। अब हम इसका टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, V इज इक्वल टू E प्लस IR। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए E प्लस IR दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 7 इंटू 0.5, it means 8 plus 3.5 which is equal to 11.5 volt. Second है वो, what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit। ये जब हम चार्जिंग सर्किट है इसमें ये सीरीज रेजिस्टर जो लगाया है इसका क्या पर्पस है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि ये करंट को लिमिट करता है, नहीं तो करंट जो है बहुत डेंजरसली हाई हो सकती है। द सीरीज रेजिस्टर लिमिट्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, इन इट्स एब्सेंस द करंट विल बी डेंजरसली हाई। करंट बहुत हाई हो जाएगी जिससे कि बैटरी को नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा किरचॉफ्स रूल्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।